आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है, वो है हमारा सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके उसके बारे में एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, वो मतलब केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और साथ में हमने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, और साथ में आरएनए सीक्वेंस के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया था। सेकंड क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, वो हमने डिस्कशन कर लिया था। जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया था। थर्ड वाली क्लास के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर रेट लो, हाफ टाइम, एग्जांपल और सूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बाद, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो कि क्या है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हमारी क्लास में मतलब उससे चलने से पहले थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूं मैं आपको। हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, इजीली के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अब तक इजीली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें। इजीली के ऐप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, सामने मिलेगा यहाँ पे क्या, मोबाइल नंबर, सेंड ओटीपी। अगर आप न्यू यूजर हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। जब आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा आपको क्या, आपका नेम, ईमेल आईडी, जेंडर क्या है आपका, लोकेशन क्या है आपकी, और मोबाइल नंबर क्या है आपके। जब इसको वेरीफाई आप करते हो तो क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। उसको जब वेरीफाई करते हो तो ओपन करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रोफेशनल एग्जाम जैसे आईआईटी जी है, नीट है, बैंक है और एसएससी के लिए हम क्या करेंगे, तैयारी कराते हैं आपको। और क्लास 12 के लिए सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए बात करते हैं। और तीसरा एक और क्या होता है, हम कराते हैं कौन सा, सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम हम के लिए प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। और साथ में और कौन क्या क्या अवेलेबल है, सीबीएसई के लिए कोर्स अवेलेबल है, उदय 2.0 एक बैच चल रहा है, सीकर 2.0 बैच चल रहा है, एक एसएससी के लिए है, एक क्या है, जूनियर अकाउंट मतलब क्या है, अकाउंटेंसी के लिए है, और प्रारंभ का बैच चल रहा है 11th क्लास के लिए बोर्ड के साथ, और साथ में किसका बैच चल रहा है, नीट का बैच चल रहा है, और टॉपर का बैच चल रहा है किसके लिए, 12th के लिए बोर्ड के लिए, और साथ में किसके लिए, नीट के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कोर्स चल रहा है इसके अंदर। आपको और भी कुछ मिलेगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, टॉपर्स बैच के लिए पढ़ रहे हैं। जो टॉपर्स बैच है इसकी फीस कितनी है, 8999। लेकिन अगर आप ये कूपन लगाते हो फ्री इजीली का, तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर 2000 से ज्यादा वीडियो आपको किसके, अगर मैं टॉपर बैच की बात करता हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की क्लासें आपको रेगुलर मिलती जाएगी। और चले आगे चलते हैं। ठीक, तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक क्या होता है, देखो अपना क्या है, टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पहला टॉपिक आज का। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जब भी कोई रिएक्टेंट में क्या होता है, मतलब रेट लो लिखते हैं तो कंसंट्रेशन की पावर अगर 2 आ रही है तो क्या बोलते हैं, उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। 1 आएगी तो क्या बोलेंगे हम उसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मान लो पावर अगर आ रही है 0 कंसंट्रेशन की तो क्या बोलेंगे, उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करते हैं। और अगर मान लो पावर आ गई 3 तो क्या उसको क्या कंसिडर करेंगे, हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करते हैं। तो चले डेफिनेशन की ओर। क्या होता है देखो, द रिएक्शन इन विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट लो ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू किसके, इक्वल टू किसके, 2 के इक्वल, नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। रेट लो में क्या होता है, 2 प्रकार की बात करें। अब जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, R इक्वल टू के ए की पावर 2, मतलब इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो सेम रिएक्टेंट हो जाए या फिर क्या हो गए, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हमें मिलते हों। कितने मिलने चाहिए, लेकिन मिलने कितने चाहिए, 2 ही मिलने चाहिए, ध्यान रहे। तो अगर रिएक्टेंट 2 हैं सेम वाले या डिफरेंट 2 हैं तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। चले आगे चलते हैं इसके अंदर। जब मैं आगे बात करता हूं तो जो 2 टाइप की इसमें रिएक्शन होती है, कौन सा, फॉर सेम रिएक्टेंट के लिए, और दूसरा किसके लिए होता है, डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके बाद अपने इंटीग्रेटेड रेट लो की ओर। तो क्या है देखो इधर, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, सेम रिएक्टेंट के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप सब जानते हो, सब कुछ आता है। तो क्या है, 2 रिएक्टेंट ले लिए, मान लो मैंने सेम ए, क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। T इक्वल टू 0 पर मान लो इसका इंटीग्रेशन, मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन इसकी मान लो A थी,
टी टाइम बाद इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, a माइनस एक्स, और ये कितना बन गया होगा, मानना कि x बन गया होगा। जब x बन गया होगा तो हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू रेट लो वेलोसिटी इक्वल टू किस, ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगी, कंसंट्रेशन की पावर 2 के साथ, कितना, a माइनस एक्स की कितनी पावर 2। अगर मैं इसको डिफरेंशियल रूप में लिखना चाहूं तो क्या आएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू किसके आ गया, ये k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 2। कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल टू k इंटू डी टी। क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। कोई पूछे, कोई आप में से कोई पूछे तो कि इंटीग्रेशन ही क्यों करेंगे, तो जब मल्टीपल में अगर dx आ रहा हो या dt आ रहा हो तो इंटीग्रेशन, अगर अपॉन में अगर dx और dt आ रहा हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चले तो मान लो क्या करना पड़ेगा इसका मुझे, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट 1 इंटू डी टी। करते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करना है हमें, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करूंगा, इसको ले आता हूं मैं ऊपर, क्या आएगा, a माइनस एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सोल्व करता हूं, क्या आएगा इसके अंदर, माइनस a माइनस एक्स की पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1। पूछ रहे होंगे कि माइनस कहां से आ गया, तो x के सापेक्ष करें तो x किसका है, माइनस का है। तो जब माइनस का आएगा तो क्या आएगा, देखो सोल्व करते हैं आगे, क्या आएगा, a माइनस एक्स की पावर कितना बच गया, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, और आगे पूरा माइनस 1, तो कितना हो गया। इसको सोल्व करता हूँ, क्या ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, तो क्या आएगा, माइनस के 1 अपॉन a माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया साहब, प्लस हो गया। तो क्या हो गया, a माइनस एक्स, ये क्या आ गया अपने पास, इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद आंसर किया तो क्या आ गया, 1 अपॉन a माइनस एक्स। चले और क्या था, हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू के टी के इंटू डी टी। सपोज मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा हमने, उसका डिफरेंशिएशन कर, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन आया साहब हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। हमने दूसरे वाले का इंटीग्रेशन भी कर दिया। सपोज ये आ गई कौन सी अपने पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो जब इक्वेशन नंबर 2 आ गई तो सी की वैल्यू और निकाल लो। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्या करना है, हमें एक मान लेना है, हमें क्या करना है, मानना है। मानते कैसे हैं, अपनी इच्छा अनुसार मान लो। क्या माना कि सपोज t इक्वल टू 0 पर x की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। तो इस वाली वैल्यू में, अगर मैं इस वाली इक्वेशन नंबर 2 थी, अगर इसमें t की जगह तो लिख दूं मैं t हाफ और x की जगह लिख दूं a/2, a/2 क्या 0, तो क्या आएगा मेरे पास, c की वैल्यू आ जाएगी। चलो सोल्व करते हैं। 1 अपॉन a माइनस के 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी। अगर 0 को k से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 0, और a माइनस में से 0 करूंगा तो a बच जाएगा। क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन a। अगर मैं c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो क्या लिखा मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करते हैं मान लो वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन a। यहां तक आ गया होगा आई थिंक आपका। चलो सोल्व करते हैं, आगे चलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन a इक्वल टू के टी। कोई दिक्कत नहीं, हम मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं। चले आगे सोल्व करते हैं। चले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या एलसीएम क्या आ गया, a इंटू a माइनस एक्स। यहां अगर a माइनस एक्स है, यहां a माइनस, तो क्या बच गया यहाँ पे a, और इधर कितना आ गया, a माइनस एक्स इक्वल टू के टी।
इसको ओपन कर दो रिएक्शन को, तो ओपन करूंगा कैसे आएगा, ओपन करने पर आ गया मेरे पास कितना, a माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। कुछ कटता हो तो काट दो, मुझे तो दिख रहा है क्या, a से a कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास इक्वेशन, के टी इक्वल टू x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स। तो ये साहब हमारे पास रिएक्शन आ गई किसकी आ गई, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर सेम रिएक्टेंट। पास में आ गई चीज, तो ये क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, सेम रिएक्टेंट के लिए आ गया अपने पास रेट लो। तो ये था पहला टॉपिक जो कि आज हमने पढ़ा। चले साहब इसके बाद क्या पूछ रहा है, ये बोल रहे सारे हैं साहब कि ग्राफ भी बनाइए। ग्राफ किसके लिए बनाना है, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या साथ में और ले लूं ए, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ए, वो टी में भी ग्राफ बनाना है, बना दो साहब। देखो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या आया, के टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। ये तो हो गया y, ये क्या हो गया अपने पास mx। ग्राफ बना दो, बना देते हैं लोग, x अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स और t के बीच में जब ग्राफ खींचता हूं तो क्या आएगा, y इक्वल टू mx का क्या होता है, सीधी लाइन। तो सीधी लाइन आएगी तो कैसे आएगी, ये स्लोप क्या हो गया साहब, इसका स्लोप हो गया कि। यहां तक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो बाकी आपका हिसाब मुझे नहीं पता क्या चलता है। चले आगे चलते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि 1 अपॉन ए माइनस एक्स और टी में भी ग्राफ बना दो, कर दो, अपने क्या काम है, 1 अपॉन ए माइनस एक्स और टी में ग्राफ बना दो साहब, बना देते हैं। कहां से आएगा फॉर्मूला, देखते हैं, पीछे चलते हैं। जब पीछे चलते हैं तो पीछे चलने पर देखो यह दिख रहा है अपने को, 1 अपॉन ए माइनस एक्स और टी दिख रहा है। तो चलो फॉर्मूला लिख दो वापस यहाँ पे, तो क्या आ गया, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए, ये हो गया y, ये हो गया mx, ये क्या हो गया प्लस के c। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला ग्राफ 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया t, ये कर दिया ग्राफ। तो क्या हो गया, स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया साहब की, इंटरसेप्ट कितना आ गया साहब, 1 अपॉन ए। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ग्राफ बनाना आप सीख गए, फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो ग्राफ बनाना ईजी रहेगा। ध्यान रहे नीट का एक पेपर था 2013-14 के अराउंड, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ पे ही पूछा था। अगर आपको ग्राफ याद है तो आराम से सब कुछ सोल्व कर लोगे। याद रटना नहीं है, आपको डिराइव करना आना चाहिए। ध्यान रहे ड्राइव करना आ गया तो ग्राफ अपने आप ही बनाना सीख जाओगे। ग्राफ के 3 फॉर्मूले होते हैं, y इक्वल टू एम एक्स मतलब सीधी लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब ये वाला ग्राफ, और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी ये वाला ग्राफ। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। चले आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये बोलना चाह रहे हैं हाफ टाइम भी निकाल लो साहब। हाफ टाइम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना, किसके, के टी। हाफ टाइम कैसे निकालते हैं साहब, मुझे नहीं पता, तो क्या निकालते हैं, t इक्वल टू क्या लगा दो, t हाफ लगा दो और x की जगह रख दो कितना, a/2। मतलब आपकी कंसंट्रेशन आधी हो गई, टाइम क्या हो गया, आधा हो गया। तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, t हाफ इक्वल टू x की जगह क्या रख दिया मैंने, a/2 रख दिया, k ऐसा का ऐसा आ गया, a ऐसा का ऐसा आ गया, a माइनस a/2 मैंने यहां रख दिया। सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे क्या आएगा, t हाफ इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय k इंटू a, क्या आएगा, एलसीएम लेता हूं तो क्या आ गया, 2a माइनस a/2। सोल्व करो, क्या आएगा सोल्व करने पर, t हाफ इक्वल टू a/2 अपॉन k इंटू a, 2a में से a गया तो a/2 उड़ा दो, क्या बच गया, t हाफ इक्वल टू 1 अपॉन k से क्या रखना, अक्षय कुमार, तो क्या हो जाएगा एक ही, ये क्या आ गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम आ गया। हाफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कैसे हम सोल्व करते हैं इसको, कैसे निकालते हैं, क्या क्या हमने किया, प्रोसेस
ज़्यादा डिपेंड करना है, प्रोसेस ज़्यादा देखनी है, रटना नहीं है कि ये फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला इसका, कन्फ्यूजन होगा एग्जाम के अंदर। हमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, हमें क्या करना है, टारगेट पे ध्यान देना है कि प्रोसेस किस प्रकार से हमने सोल्व किया। अगर वहाँ भूल भी जाएंगे तो अगर हमें निकालना आता है 2 मिनट का काम आराम से निकल जाता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं हम, जो कि क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट। डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो हमें निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। क्या होता है, माना 2 रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, बी। क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। T इक्वल टू 0 पर टाइम पर ये कंसंट्रेशन कितनी थी इनकी, A और B थी। माना कि T टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, A माइनस एक्स, इसकी कितनी हो गई, B माइनस एक्स, और कितना बन गया, सपोज 2x ये बन गया होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेट लो के रूप में लिखना पड़ेगा। तो रेट लो के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो V इक्वल टू क्या होता है, या V प्रोपोर्शनल किसके होता है, V प्रोपोर्शनल हो गया A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। चलो कोई दिक्कत नहीं। इस V को लिख दो किसके, डिफरेंशियल के रूप में, dx अपॉन dt इक्वल टू A माइनस एक्स और B माइनस एक्स लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, रख दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 3-4 बार हम 30-34 बार हम कर रहे हैं इसको। चले आगे चलते हैं। dx अपॉन dt इक्वल टू k A माइनस एक्स B माइनस हमने कर लिया। अब इसको सोल्व करना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे ये क्यों लिख के लाया, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं हो, हमें केवल प्रोसेस पे ध्यान देना है, जल्दी आपका काम, कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से केवल फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन याद है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। चलो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन में डाल दिया। तो इनको इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर दिया ऊपर, तो क्या आ गया, dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन k इंटू डी टी। अब चलो सोल्व करने के लिए क्या करना, मैंने क्या मान लिया कि सपोज A माइनस क्या, B माइनस ए से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो देखो B माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और B माइनस ए से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चले कैसे, अब क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने x जोड़ भी दिया और x मैंने क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया, x माइनस कर दिया, x मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे B में से तो मैंने माइनस कर दिया और A में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो मैंने लिख दिया B माइनस एक्स माइनस A प्लस एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया। आगे चलते हैं और क्या सोल्व करते हैं। देखो अब देखो B माइनस A है तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन A में, कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा, x से सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो चाहे ले लिया हमने, बाहर ले लिया। चलो याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, इसका ग्रुप बना लिया B माइनस एक्स, माइनस अगर बाहर ले लिया तो ये प्लस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख दिया हमने, A माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, कोई चेंज नहीं। अब क्या करूंगा, इन दोनों को अलग करना चाह रहा हूं, डिवाइड मतलब, तो क्या हो जाएगा, B माइनस एक्स अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स माइनस A माइनस एक्स A माइनस एक्स B माइनस एक्स, जो कटता उसको काट दो। तो मेरा क्या कट रहा था, B माइनस एक्स से B माइनस एक्स, A माइनस एक्स से A माइनस एक्स कट गया। क्या बच गया इधर, 1 अपॉन A माइनस एक्स और माइनस 1 अपॉन B माइनस एक्स बच गया। चलो आगे चलते हैं। 1 अपॉन B माइनस A, 1 अपॉन A माइनस एक्स, 1 अपॉन B माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब देखो यहां चलते हैं, तो ध्यान रखने की बात क्या है हमें, अगर मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, तो 1 अपॉन A माइनस एक्स की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा dx के सापेक्ष, तो क्या आएगा, माइनस तो किसका, इंटीग्रेशन का माइनस, और क्या होता है इसका, log e की बेस A माइनस एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो क्या आ गया आपके पास, log e की बेस माइनस log e की बेस A माइनस एक्स प्लस log e की बेस B माइनस एक्स। एक फॉर्मूला और होता है, आपने पढ़ा भी होगा, कि जब log अगर मैं e की बेस A माइनस log अगर e की बेस माइनस B करता हूं, तो इसको क्या लिखते हैं हम, log e की बेस A अपॉन B भी लिखते हैं। अब ध्यान रखना है, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे आएगा। नीचे आ गया तो क्या हो गया, 1 अपॉन B माइनस A log e की बेस B माइनस एक्स अपॉन A माइनस एक्स ब्रैकेट इक्वल टू के टी प्लस सी। अब क्या कर रहे हैं, देखो आगे, अब ये जो log e की बेस है, इसको क्या करूंगा, चेंज किसमें, log 10 की बेस में। तो क्या करना पड़ेगा हमें,
2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब ध्यान रखिए यहाँ c आ रहा है, सी को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो जब c को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा आपस कि सपोज t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ये करता हूं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस क्या बच गया मेरे पास, x की जगह 0 हो गया, x की जगह 0 हो गया और यहाँ क्या हो गया t की जगह 0 हो गया। तो क्या बच गया मेरे पास b अपॉन ए इक्वल टू सी। इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब c की वैल्यू कहां पुट करनी है मुझे, c की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ गया 1 अपॉन बी माइनस ए, देखो इधर 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 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 क्या आ गया 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस b अपॉन ए आ गया। अब देखो क्या करना है मुझे, इस पूरे की पूरी वैल्यू को उठा के लेके चल जाना है, ट्रांसफर कर देना है इधर। तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। कैसे आएगी देखो, वैल्यू कैसे आएगी देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ तक तो आपको डाउन देख लिया। अब क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस ए ऐसा का ऐसा 2.303 log 10 की बेस b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं किया। माइनस का 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस b अपॉन ए इक्वल टू के टी, ये आ गया। लेकिन अब ये क्या कर रखा है इसने, b अपॉन ए को उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा a अपॉन बी और साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो हमने यही कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया a अपॉन बी, बाकी कोई चेंज नहीं किया। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ क्या लगाएंगे कि जब भी log e की बेस a प्लस log e की बेस b होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, log e a इंटू बी। तो देखो दोनों प्लस में है, ये वाली वैल्यू पूरी प्लस में है, ये वाली पूरी वैल्यू प्लस में है। तो हमने क्या कर दिया, कॉमन को बाहर ले लिया तो क्या लिखा 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए अपॉन बी। इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया तो क्या गया फॉर्मूला 1 अपॉन बी माइनस ए 2.303 log 10 की बेस a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो थोड़ी आएगी, क्या गया इंटीग्रेटेड रेट लो। फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट। प्रोसेस ध्यान नहीं रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो मैं गारंटी बोलता हूं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक, चलें आगे चलते हैं। क्या है देखो आगे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। तो हमें क्या करना है, दो रिएक्टेंट ढूंढने। अगर दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर दो रिएक्टेंट नहीं मिल रहे हैं तो कोई एक्सेप्शन होगा, ध्यान रखें। तो क्या होगा देखो इधर, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो 2CH3CHO, तो देखो यहाँ क्या मिल गया, 2 मिल गया। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है, वो है सेकंड ऑर्डर। चल रहे सेपोनिफिकेशन ऑफ एन एस्टर। तो यहाँ पे एक तो ये है रिएक्टेंट, एक ये रिएक्टेंट, तो कितना हो गया, 2 रिएक्टेंट, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे रिएक्शन बिटवीन पर सल्फेट एंड आयोडीन आयन। तो ये पर सल्फेट है और ये आयोडीन है, कितना हो गया अपने पास, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो आगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो 2NO2, 2 आ रहे हैं, 2 बोले तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन, मतलब C2H4 प्लस H2, क्या हो गया 2 क्या है इसके अंदर, रिएक्टेंट है। आगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या हो गया 2N2O, 2 क्या आ गया, 2 मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और यही क्या दिलाएगी आपको, विक्ट्री भी यही दिलाती है। ठीक है, चले आगे। तो ये था आपकी क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो, किसके लिए, फॉर सेम रिएक्टेंट के लिए। मैंने डिराइव करके दिखाया आपको, साथ में उसका हाफ टाइम पढ़ लिया। हाफ टाइम पढ़ने के बाद ग्राफ पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ने के बाद हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए। उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो निकाल लिया।
फॉर्मूला निकाला और मैंने क्या बताया कि केवल फॉर्मूले पर ही कंसंट्रेट करना है, बाकी पे कंसंट्रेट नहीं करना है कि कैसे बना। डेरिवेशन आपके नहीं आएगा नीट के अंदर, ध्यान रहे, और ना 12th बोर्ड में आएगा डेरिवेशन डिफरेंट वाला। बाकी बात में आगे होगी। आपको ध्यान और फोकस किस पे रखना है, फॉर्मूलों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं, डेरिवेटिव IIT में चले जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, नाम से ही समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट रेट लो के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो कितनी होगी, इसके अंदर 3 होगी। 3 होगी तो क्या लिखेंगे अपन, रेट क्या होती है, रेट मान लो मैंने लिख दिया dx/dt इक्वल टू किसके, k, रिएक्टेंट की पावर कितनी हो जाएगी इसके अंदर 3। तो जब भी रिएक्टेंट की पावर 3 आती है उसको बोलते हैं हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। चले आगे, मान लो कोई 3 मोल A थे, उससे क्या बन रहा है, AP बन रहा है, तो ये मतलब प्रोडक्ट। T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, A। T इक्वल टू T टाइम बाद कितनी कंसेंट्रेशन इसकी, A माइनस एक्स, और ये कितना बन गया होगा, मान लो X बन गया होगा। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, रेट लो के रूप में लिखता हूं, तो क्या आएगा, रेट लो के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स की पावर 3। इसको मैं अगर डिफरेंशियल रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा, dx/dt, इसको भी लगा दिया क्या, प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स की पावर 3। सोल्व करता हूं आगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, और dx/dt इक्वल टू A माइनस एक्स की पावर 3, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे k आता है। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो जब मैंने क्या बताया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी क्या है इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे है आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना। तो इसलिए क्या किया मैंने, इसका केवल फॉर्मूला ही लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं लिख देता हूं, k इक्वल टू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय किसके, t इंटू 2a स्क्वायर a माइनस एक्स। ये क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेटेड रेट लो। फोर्थ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला ही याद रखना है। चलिए क्या पूछ रहा है ये पूछ रहे हैं साहब हाफ टाइम भी निकाल के बताओ, तो कर लो तो हाफ टाइम। k इक्वल टू क्या रहा है, x इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन t 2a स्क्वायर a माइनस एक्स। तो हाफ टाइम कैसे निकालते साहब, t की जगह कर दो t हाफ, और x की जगह कर दो क्या, a/2, रख दो वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल टू a/2 इंटू 2a माइनस a/2 अपॉन टी की जगह कर दो t हाफ इंटू 2a स्क्वायर a माइनस a/2। सोल्व करते हैं, इसको कर दो क्रॉस मल्टीपल, इसको ले आओ नीचे, तो क्या आ गया अपने पास, t हाफ इक्वल टू, सोल्व करते हैं, a/2 ऐसा का ऐसा, आगे एलसीएम ले लिया 2, तो क्या बच गया, 2 कितना हो गया, 4a माइनस का a डिवाइडेड बाय k 2a स्क्वायर, एलसीएम ले लिया 2, तो कितना हो गया, 2a माइनस का a। सोल्व करते हैं, आगे क्या आ गया, 2t हाफ इक्वल टू a/2 इंटू 4a में से a गया तो कितना बच गया, 3a/2 डिवाइडेड बाय k क्या बच गया, k इंटू 2a स्क्वायर, 2a में से a गया तो कितना बच गया, a/2। चलो यहां तक तो हमने कर लिया इसको डेरिवेशन। आगे कैसे सोल्व करना है, इसको जो कटता है उसको काट दो, a/2 से a/2 काट दिया तो क्या बच गया, t हाफ इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया, 3a/2, नीचे क्या बच गया, k इंटू 2a स्क्वायर, एक a से एक ही काट दिया तो क्या बच गया, t हाफ इक्वल टू, क्या बच गया ऊपर, 3/2 अपॉन 2ak, ये 2 नीचे ले आऊंगा तो कितना बच गया, t हाफ इक्वल टू 3/4 अपॉन में ak। ये क्या आ गया आपके पास, हाफ टाइम आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आई थिंक आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी, और साथ में उसका हाफ टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलें कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल क्या है, क्या ढूंढना है आपको, 3 रिएक्टेंट ढूंढने हैं। 2NO प्लस Cl2 कितने हो गए, 3। 2NO प्लस Br2 कितने हो गए, 3। 2NO प्लस O2 कितने हो गए, 3।
2NO प्लस H2 कितने हो गए 3, 2NO प्लस D2 कितना हो गया 3 ही होंगे, मैं भूलूंगा नहीं है ना, मैं बता रहा हूं कितने होंगे 3, 2FeCl3 प्लस SnCl2 कितने हो गए 3, क्या बनाएंगे 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होती हैं, इसके इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे डिराइव करते हैं, हाफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू एंड गुड लक, बाय बाय।